चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर से यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो आपका पूरा पार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अप टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये जो आपका पूरा पार्ट होता है इसे आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंडर क्लासिफाई कर सकते हो। और ये जो पार्ट होता है ये आपके पास हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके पास जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास जेई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास बिटसैट हो, चाहे वो आपके पास एमसैट हो। ऐसा कोई भी एग्जाम हो, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। वेबजी वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वो वाला पार्ट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट ये वाला पार्ट कवर कर लेते हो और एक आपको बेसिक आइडिया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको ये ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले पार्ट में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और मैं आपको ये अश्योरेंस दिलाता हूँ कि आपको एक एक बात समझ आएगी अच्छे से। हम काफ़ी अच्छे लेवल पे कवर करने वाले हैं, जैसा रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि कराना चाहिए किसी ड्रॉपर को टारगेटिंग जेई एडवांस, ठीक है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। इनकेस आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको उतना मज़ा शायद नहीं आए और आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद करनी पड़े, राइट। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे हर बच्चे को समझा पाऊँ और आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट डेवलप करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ रही है। और एक और बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपको अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का काम आपका हो जाएगा, और परेशान मत हो, जब जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको तब वहाँ पे वो वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो अब हम यहाँ पे जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपके पास हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे हैलो एल्केन्स हैलोरीन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रिएजेंट केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे जहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, उसके बाद पढ़ेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट, उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, उसके बाद पढ़ेंगे अदर रिएजेंट, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद पढ़ेंगे एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सभी चैप्टर में आप ऐसा मान सकते हो कि आपके पास एक टाइप का कनेक्टिविटी है, तो आपको वो कनेक्टिविटी को फॉलो करना है, आपको सभी चैप्टर्स को एक सीक्वेंशियल वे में अटेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझना है जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो जेई मेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं जेई एडवांस्ड के लिए, कि जेई एडवांस्ड में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 50 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई एडवांस्ड में जो आपके पास 50 मार्क्स के अराउंड का पोर्शन आएगा उसमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाए, इसलिए हम आज यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको फ्लो भी बता दिया, हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले पार्ट में क्या फ्लो फॉलो करने वाले हैं, राइट। बाकी मैं आप सबको बोलूंगा जब आप यहाँ पे लेक्चर को फॉलो करते हो आप मुझे बताया करो कि आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो। आप मुझे कैसे बता सकते हो कि जब भी आप लेक्चर को देखना स्टार्ट करते हो आप क्या किया करो, कमेंट सेक्शन में डेट कमेंट किया करो जब आप यहाँ पे लेक्चर को देखना स्टार्ट करें, उसके बाद आप यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करने का स्टार्टिंग टाइम कमेंट किया करो, उसके बाद एक बार आप लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद का एंडिंग टाइम यहाँ पे कमेंट किया करो, ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन कोर्स को फॉलो कर रहा है। अगर कोर्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म किया जाए अच्छे लेवल पे। लेकिन अगर बहुत कम ही बच्चे देख रहे होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा अंडर से काम करने का, राइट। तो ये बात आपको समझ आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है समझना, कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब आप क्या समझते हो। हाइड्रोकार्बन्स मतलब आप क्या समझते हो। जैसे कि मैं क्या समझता हूँ हाइड्रोकार्बन से, मैं आपको बताता हूँ।
हाइड्रोकार्बन से मैं समझता हूं ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen, organic compound containing carbon and hydrogen. तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन नाम है, नाम से हमें क्या समझ आता है, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम को ब्रेक करने जाओगे तो एक आपको समझ आएगा कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होगा, एक आपको समझ आएगा यहाँ पे आपके पास कार्बन होगा। तो मुझे क्या समझ आता है कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन होता है, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन होता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का नाम दे देते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। तो मुझे समझ आता है कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना चाहता हूँ तो मैं हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहले पार्ट को मैं बोल दूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलूंगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सवाल है कि ये जो आपने हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक को हमने कह दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को हमने कह दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमने किस बेसिस पे किया है, राइट। ये जो हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया है एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमने किस बेसिस पे किया है? ये हमने अनसैचुरेशन के बेसिस पे किया है। ये हमने अनसैचुरेशन के बेसिस पे किया है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके कोई कंपाउंड में कोई भी टाइप का अनसैचुरेशन होता है, वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रिंग भी हो सकता है। तो अगर आपके पास आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी फॉर्म ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होता है उसे आप यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बात करेंगे एल्केन के बारे में, और जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वहां पे हम बात करेंगे एल्कीन के बारे में, साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे एल्काइन के बारे में। तो ये छोटी सी बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, राइट। ये बात आपको समझ आई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो, हम यहाँ पे बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले एल्केन के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो हम यहाँ पे एल्केन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ आना चाहिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें कोई भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नो अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। क्योंकि ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे आपके पास कोई भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखोगे तो उसका वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये बात आपको समझ आना चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे देखते हैं? अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता हो तो बेसिकली ये क्या होता है, आपके पास होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे आपके पास कोई रिंग प्रेजेंट होगा, ना तो यहाँ पे आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे एल्केन के बारे में।
अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एल्केन के बारे में, सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा किसी को पता है? ये हमारे पास हो जाएगा CnH2n+2। अब कोई कहे मैं कैसे मान लूं कि ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? मैंने क्या बोला, जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके लिए आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 0 होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है उस केस में आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता लगाते हो? अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता लगाते हो? ये आपके पास हो जाता है C+1 -H+X-N/2, जहाँ पे C आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, H आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम, N आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम ये वाले पर्टिकुलर केस की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करें तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने n है, हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2n है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम 0 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 0 है, राइट। और सॉरी थोड़ा गलती हो गया मुझसे, आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2n नहीं है, ये आपके पास 2n+2 है, ठीक है, होल अपॉन 2 आएगा, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा n+1 माइनस, आपको दिख रहा है यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। आपका 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा n+1 माइनस n+1, तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास 0 आ जाएगा। अगर आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 0 है इसका मतलब ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो तो हम पहले भी बोल चुके हैं, राइट। अगर आप इसके मेंबर्स की बात करो क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे n के जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट मेंबर आएगा जो कि होता है CH4, जिसका नाम क्या होता है? मीथेन। अगर आप यहाँ पे n के जगह 2 पुट करोगे सेकेंड मेंबर आएगा C2H6, नाम क्या होता है? इथेन। ऐसे अगर आप n के जगह पे 3 पुट करोगे थर्ड मेंबर आएगा C3H8, नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो आपको समझ आना चाहिए जितने भी आपके पास मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स लिख रहा हूँ सबके सब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि आपके पास सेम जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? होमोलोगस सीरीज है, जिसका आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, ठीक है, तो इतना बात हमें समझ आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है या फिर यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहली बात एक चीज समझो, क्या समझ आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे देखो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए जो भी कार्बन आपके पास सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, जो भी कार्बन आपके पास सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, जनरली उसका आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना होता है? वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। समझ आ रहा है? तो जो आपका एल्केन होगा उसमें जो आपका कार्बन प्रेजेंट होगा वो आपके पास कैसा होगा बताओ? वो आपके पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, तो उसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अगर उसका आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका ज्योमेट्री कैसा आएगा? उसका ज्योमेट्री कैसा आएगा? ज्योमेट्री यहाँ पे आ जाएगा रेगुलर टेट्राहेड्रल, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मीथेन के बारे में, तो मीथेन के केस में क्या होता है? जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है आपका सेंट्रल एटम कार्बन है। अब यहाँ पे आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कैसे निकालेंगे?
तो अगर आप यहाँ पे इसका बस कनेक्टिविटी शो करोगे तो आपको पता है कि कार्बन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है यूजिंग सिंगल बॉन्ड। अभी आपको इसके ज्योमेट्री का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया लगा लेंगे। अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन कितना सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जब आपका कार्बन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसका आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे ज्योमेट्री आपके पास क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। समझ आ रहा है, ऐसा कुछ ज्योमेट्री होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप देखोगे जो आपका बॉन्ड एंगल हुआ कितना होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर की बात करो तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास ओपन चेन फॉर्म में अवेलेबल हो। राइट, या फिर और भी ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं। राइट, या ऐसा हो सकता है वो आपके पास ब्रांच्ड फॉर्म में अवेलेबल हो। राइट, तो अगर मैं ओपन चेन फॉर्म की बात करूं, ठीक है, अगर आपसे कोई बोले इसका IUPAC नेमिंग करो, कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि पहले वाले में आपको दिख रहा है जो आपका पेरेंट चेन है उसमें आपके पास 4 कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड रूट है वो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है आपका, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स एन आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, यहाँ पे आपका वर्ड रूट हेप्ट हो जाएगा। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है आपका, 1 डिग्री सफिक्स यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। राइट, जैसे इसमें क्या हो सकता है, सबसे कॉमन आप देखोगे, क्या देखोगे बताओ। ठीक है, जैसे कि मानो आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, राइट, ठीक है। या फिर आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा तो इसका नाम क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉमन नेम की बात करें तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, ये जो आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम आपके पास होता है आइसोब्यूटेन। और ये जो आपका दूसरा वाला स्ट्रक्चर है इसका कॉमन नेम क्या होता है, नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। अब एक काम करो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हम यहाँ पे बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला रिएक्शन जो यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा वो आपके पास होगा वुड्स रिएक्शन। देखो जब हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे आपको समझ आना चाहिए कुछ बात वुड्स रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली बात आपको क्या समझ आनी चाहिए कि ये जो आपके पास वुड्स रिएक्शन होता है, आपके पास एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन होता है, आपके पास एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन होता है, ये बात आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, अगर जो आपका हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तब आपके पास क्या होता है, रिएक्शन का यील्ड अच्छा खासा आता है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है तब यहाँ पे रिएक्शन का पुअर यील्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन
सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन होता है उसका क्या होता है, उसका यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा यील्ड ऑब्टेन होता है, ठीक है, गुड यील्ड ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, फिर क्या होता है, जब यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, उस केस में क्या होता है, आपके पास पुअर यील्ड ऑफ रिएक्शन होता है, पुअर यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन आपके पास एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है वो यहाँ पे आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है जनरली, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास वुड्स रिएक्शन से हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही सिंथेसिस होगा, ऐसे हम देख लेंगे आगे जाके। इसमें क्या देखा जाता है कि जब यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का हम सिंथेसिस करते हैं, आपके पास रिएक्शन का अच्छा यील्ड ऑब्टेन होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस करते हैं, तब यहाँ पे रिएक्शन का हमें पुअर यील्ड ऑब्टेन होता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आगे आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि ये जो आपके पास रिएक्शन होता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें आप मिथेन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, methane cannot be formed, या कह सकते हो सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन। एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को आप वुड्स रिएक्शन से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, यह आपके पास दो टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है, ठीक है। यह आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है, यह आपका आयनिक मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये फॉलो कर सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। दूसरी बात, ये यहाँ पे फॉलो कर सकता है आयनिक मैकेनिज्म को। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रिएक्शन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखना हो, क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, आप इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में एल्केन मिल जाएगा, साथ में आपका बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ आ रहा है, ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपके वुड्स रिएक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। यहाँ पे आप हेडिंग डालो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में, आपको यहाँ पे क्या समझ आना चाहिए, क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात क्या होगा, यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि जो आपके पास सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम आपके पास क्या होता है, एल्कली मेटल होता है, ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, साथ में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इसने लूज किया है। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है वो आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मुझे बताने का जरूरत नहीं, ये बात तो सबको पता है। क्या पता है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हैलोजन का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। मतलब जो आपका हैलोजन होगा वो आपका कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि आपका हैलोजन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या करेगा, जो आपका हैलोजन होगा क्या करेगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो आपका हैलोजन होगा क्या करेगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज करेगा, और जो हैलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा, जिस वजह से क्या होगा,
कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपका बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इसने लूज किया है, ये बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर अटैक करेगा, क्या होगा, आप देखो ये जो हैलोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसका मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है वो ज्यादा है। तो ये जो हैलोजन था वो तो कब से इस मौके के तलाश में था कि किसी तरह से उसे मौका मिल जाए और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे लेके लीव कर जाए। ये तो हैलोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये तो इस मौके के फिराक में था कि इसे मौका मिल जाए कि ये किसी तरह से क्या करे, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर जाए। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि इसको ऐसा करने से कार्बन रोक रहा था। लेकिन जैसे ही कार्बन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व हुआ, वैसे ही इस हैलोजन को मौका मिल गया और क्या किया इसने, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर गया। अब इसको समझो बहुत ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का है। अब हैलोजन ने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर गया। तो जब हैलोजन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन का ही था लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब यहाँ से आपका हैलोजन लीव करता है वो यहाँ से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर जाता है, और जब हैलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा तो हैलोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिस वजह से ये आपका हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जैसे ही इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ आना चाहिए, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग को ऐसा लगना चाहिए, बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो सोचते होंगे रेडिकल क्यों बना। कुछ लोगों को लगता होगा कटायन बनेगा, कुछ लोगों को लगता होगा अनायन बनेगा। पहली बात, जिनको लगता है कटायन बनेगा, कटायन बनता अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक नहीं करता। सोचो आप इसको यहाँ पे कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में डालते, फॉर एग्जांपल वाटर में डालते, क्या होता, तो वाटर यहाँ पे इंटरैक्ट करता और वाटर यहाँ पे ये जो हैलोजन है इसको स्ट्रॉन्ग फील कराता, तो क्या होता, उस केस में ये हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाता, तो यहाँ पे आपके पास हैलाइड आयन आता, साथ में आपके पास कार्बोकटायन का जनरेशन होता। वो होता अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीन में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपके पास सीन में इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल क्यों बनेगा समझो, अनायन क्यों नहीं बना, क्योंकि जब आप कटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे रेडिकल बनेगा। भाई कटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे सबसे पहले क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो रेडिकल में कन्वर्ट होगा। जब रेडिकल को आप एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो जो अब की बार आपने इलेक्ट्रॉन दिया दैट विल बिहेव एज एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अब जाके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ आ रहा है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स फॉलो किए, ये सब चीजें वो अच्छे समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ एकदम इसको देखो, स्टार्टिंग से आपको पढ़ने मजा आएगा वरना बहुत दिक्कत आएगी। तो आपके पास यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अब ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, ये आपस में कपलिंग कर लेगा, तो आपका फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेगा और यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनेगा हमेशा, है ना। बात समझ आ रही है। और साथ में क्या होगा, देखो ये जो आपका Na पॉजिटिव है, ये जो आपका X माइनस है, आपस में इंटरेक्शन करके कंपाउंड फॉर्म कर लेगा NaX। समझ आया, बताओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है। ऐसे ऐसे मत दिखाओ, इसे एक काम करो, ऐसे दिखाओ, कैसे कि Na प्लस और X माइनस ने आपस में इंटरेक्शन किया और यहाँ पे आपके पास NaX बन जाएगा एज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। क्या आपको ये मैकेनिज्म याद करना है? डेफिनेटली नॉट। तो इसमें काम की बात क्या है, काम की बात इतनी सी है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए।
तो इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको इस रिएक्शन में दो बात पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझसे क्वेश्चन में वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। और दूसरी बात क्या, एक बार आपने पहचान लिया आपसे रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, तो उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे। तो जो आपका पहला सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन पूछा गया, उसके लिए क्या करना है, थीम पहचानना है। थीम क्या है? वुड्स रिएक्शन का थीम होता है यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवाता है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। थीम क्या होता है आपके पास, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होता है, साथ में रिएक्शन करवाते हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर आपको ये थीम देखने को मिलता है, अगर आपको ये थीम देखने को मिलता है, इसका मतलब आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। अगर आपको ये थीम देखने को मिलता है, इसका मतलब आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। एक बार आपने देखा आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? एक बार आपने देखा आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? आपको इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सुनो। जो भी ये आपका एल्काइल वाला पार्ट है जो कि आपका हैलोजन से कनेक्टेड है, आपको उसका रेडिकल बनाना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्टेप क्या होगा, रेडिकल जनरेशन। जो भी ये आपका क्या कहते हैं अल्काइल वाला पार्ट है जो कि आपका हैलोजन से कनेक्टेड है, आपको उसका रेडिकल बनाना है, ठीक है। और साथ में ये जो आपका हैलोजन है लीव कर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन गए, ठीक है। अब ये जो आपका रेडिकल वाला पार्ट होगा क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और यूनिट को ढूंढेगा और आपस में कपलिंग कर लेगा, और यहाँ पे आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया नहीं समझ आया? इसको एग्जाम्पल्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया वुड्स रिएक्शन है, दो स्टेप है। स्टेप नंबर वन क्या होगा? स्टेप नंबर वन होगा फ्री रेडिकल जनरेशन। एंड स्टेप नंबर टू क्या होगा? रेडिकल कपलिंग। बताओ ये बात समझ आनी चाहिए आपको, आ रही है क्या? जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो आपके पास कुछ ऐसा केस है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, आप इसका रिएक्शन करवाते हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो पहली बात आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, राइट। कैसे पहचानेंगे, सुनो बहुत ध्यान से। देखो आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड है, साथ में आपके पास रिएक्शन करवाया है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब ये आपका किसका थीम है? ये आपके पास वुड्स रिएक्शन का थीम पूछा गया है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपसे वुड्स रिएक्शन का थीम पूछा गया है, आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में आपके पास दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके पास होता है फ्री रेडिकल का जनरेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्री रेडिकल का जनरेशन करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रेडिकल कपलिंग। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रेडिकल के बीच में कपलिंग करा दोगे, बात खत्म। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा इथेन। और ये जो आपका Cl माइनस है ये आपका Na प्लस से रिएक्ट करके आपका NaCl कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। ये आपका साइड प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, ज्यादा फोकस हमारा हमारे मेन प्रोडक्ट, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। समझ आ रहा है? ये बहुत आसान था। मानो मैंने कुछ ऐसा दे दिया आपको, CH3 CH2 Br, और यहाँ पे रिएक्शन करवाया सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, मुझे कैसे पता चलेगा वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। आपको थीम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थीम आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन आप करवा रहे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा। पहला स्टेप आपके पास फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रेडिकल कपलिंग हो जाएगा, तो ये आपस में कपलिंग कर लेगा। और ऐसा करने से आपके पास आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या होगा, जो कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा बताओ, जो कि यहाँ पे आपके पास ब्यूटेन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है?
जैसे देखो हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, मानिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेबलिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मानिए आपके पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है और मैं क्या करता हूँ, जो आपका पर्टिकुलर कार्बन है जिसके ऊपर आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, मैं उसको लेबल कर देता हूँ। मानो मैंने उसे स्टार से लेबल कर दिया। ठीक है, अब ये लेबलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप सिंपली ऐसा समझो कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपके पास ये वाला कार्बन जिसको मैंने लेबल किया है ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी देखो रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लेबलिंग किया है स्टार से, हो सकता है आपसे एग्जामिनर लेबलिंग करते हुए आइसोटोप के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करे कि आपको पता है नॉर्मली आपका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपके पास, कार्बन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड कार्बन का आपके पास जो मास नंबर होता है कितना होता है, 12 होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको C12 के जगह लेबलिंग के लिए C14 मिल जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझना, उस केस में आपके पास रिएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप उसको ऐसे समझना कि एग्जामिनर चाहता है कि एग्जामिनर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर कार्बन को अलग से लेबल कर दिया, वो चाहता है ये पता लगाना कि वो पर्टिकुलर कार्बन प्रोडक्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बात खत्म। बाकी रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये आपके पास सबस्ट्रेट है जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उसे मैं यहाँ पे स्टार से लेबल कर रहा हूँ। अब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा किससे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेबलिंग के लिए स्टार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो कार्बन आपका यहाँ पे हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है उसे मैं यहाँ पे स्टार के हेल्प से लेबल कर रहा हूँ, राइट। तो इससे इसके रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल है मैं इसका रिएक्शन किससे कराऊंगा, मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सबसे पहला काम आपके पास ये होगा कि आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझसे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे बेसिक थीम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट में एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका मतलब आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपसे जो रिएक्शन पूछा गया है वो आपका वुड्स रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप होगा फ्री रेडिकल जनरेशन। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करना होगा। लो मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है कि जो आपका फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, आपस में रेडिकल कपलिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रेडिकल कपलिंग होगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझ आनी चाहिए कि देखो ये जो आपका रेडिकल है ये चाहे तो इस मल्टीपल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। यस और नो, आपको दिख रहा है कंजुगेशन प्रेजेंट है, कौन सा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, यहाँ पे आपके पास कंजुगेशन प्रेजेंट है। ये जो आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है ये आपके पास एक कंजुगेटेड सिस्टम है, ये आपके पास एक कंजुगेटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं रेडिकल रेजोनेंस परफॉर्म कराऊंगा, क्या परफॉर्म कराऊंगा, रेडिकल रेजोनेंस। तो अगर मैं यहाँ पे रेडिकल रेजोनेंस परफॉर्म कराऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रेडिकल रेजोनेंस परफॉर्म कराऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये अपने दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको समझ आ रहा है, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इस पाई बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो इस पाई बॉन्ड में जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका बीच वाला कार्बन है जो इसको इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से मिला उस इलेक्ट्रॉन को लेके इस वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपके पास रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जैसा मैंने लेबलिंग किया था वही लेबलिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये जो आपके पास दोनों फॉर्म है
ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये रेजोनेंस का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास दो टाइप के रेडिकल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के रेडिकल है, तो यहाँ पे हमारे पास कपलिंग का कितना पॉसिबिलिटी होगा, आपको समझ आना चाहिए। तीन पॉसिबिलिटी होगा। कौन सा? कि ये जो पहले वाला रेडिकल है ये खुद के साथ ही कपलिंग कर ले, ये जो दूसरे वाला रेडिकल है ये खुद के साथ ही कपलिंग कर ले। राइट। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा बताओ? थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका पहले वाला रेडिकल है, ये जो आपका दूसरा वाला रेडिकल है, दोनों आपस में कपलिंग कर ले। बताओ कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हर केस के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, समझने का कोशिश करते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा तीनों प्रोडक्ट सेम है, जबकि नहीं है। क्योंकि देखो जो आपका लेबल्ड कार्बन है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है पहले वाले प्रोडक्ट में, जो आपका लेबल्ड कार्बन है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं है दूसरे वाले प्रोडक्ट में, और जो आपका लेबल्ड कार्बन है और जो आपका अनलेबल्ड कार्बन है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है थर्ड वाले प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आपके पास तीन टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेबलिंग का, जो कि बहुत बार हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। राइट, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मानिए आपके पास ऐसा कुछ है, क्या है कि मानिए यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट में एक हैलोजन के जगह दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों क्लोरीन है। आप इसका रिएक्शन करवाओगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको थीम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है आपके पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, साथ में आपके पास रिएक्शन हो रहा है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये थीम आपका वुड्स रिएक्शन का है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया थीम आपका वुड्स रिएक्शन का है, आपको दो चीज करनी है। क्या? सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो क्या है? वो आपको करना है फ्री रेडिकल जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करना होगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे रेडिकल कपलिंग कराओगे। अब देखो यहाँ पे रेडिकल कपलिंग का दो पॉसिबिलिटी है। क्या? एक पॉसिबिलिटी है इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग की, एक मॉलिक्यूल खुद के अंदर ही कपलिंग कर ले। तो ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर कपलिंग, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पे कपलिंग करें। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पहले वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन बनेगा। और दूसरे वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इसमें देखो और भी आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मानो यहाँ पे आपके पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आपके पास हैलोजन प्रेजेंट है ब्रोमीन, और यहाँ पे आपके पास हैलोजन प्रेजेंट है ब्रोमीन। आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपसे पूछा है बताओ रिएक्शन का यहाँ पे जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो क्या करना है? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि यार ये जो रिएक्शन आपसे पूछा गया ये आपके पास वुड्स रिएक्शन है। मुझे कैसे पता मुझसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया। यहाँ पे आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप रेडिकल का जनरेशन करोगे। तो आपने यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप कपलिंग कराओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कपलिंग कैसे होगा? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे आपको रेडिकल कपलिंग कराना है, कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, और ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा।
समझ आ रहा है? ये आपके पास रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, राइट? ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा जगह का इशू है, हाँ। जैसे मानो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बात करूंगा, मानो आपके पास सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है। मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको समझ आ रहा है, आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन करोगे। तो आपने यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ आप, ठीक है। यहाँ पे आप रेडिकल कपलिंग करा दोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रेडिकल कपलिंग कराओगे क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, जब ये आपस में कपलिंग करेगा क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक ब्रिज क्रिएट हो जाएगा, राइट? समझ आ रहा है? बताओ, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ब्रिज क्रिएट हो जाएगा। कैसे? बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, देखो मैं समझाता हूँ, सुनो। एक काम करो, आप एक चीज देखो, आप इसी कंपाउंड को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सुनो। आप इसी कंपाउंड को अगर चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन दिखाए। यहाँ पे 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन दिखाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सिमिलरली यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है। अब आपको समझ आ रहा है कैसे इसमें ब्रिज बन सकता है? बताओ, आप थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा यार। समझ आ रहा है? तो ये आपके पास रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें, ठीक है। तो मानो आपके पास ऐसा कुछ है, क्या है, ध्यान से देखना। मानो आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ कंपाउंड है, और आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, क्या होगा आपके पास? सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रेडिकल का जनरेशन होगा। वो काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार, कि एक तरीका क्या है, देखो एक तरीका है कि आप यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर कपलिंग कर लो, है ना, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल कपलिंग कर लो। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एल्कीन का जनरेशन होगा। अगर आपको हल्का बेसिक आइडिया, ये आपका सिस एल्कीन है। लेकिन एक चीज समझो कि यहाँ पे जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अबाउट आपके पास फ्री रोटेशन अवेलेबल होता है। तो चाहे आप यहाँ पे कन्फर्मेशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कन्फर्मेशन करोगे तो क्या करोगे, देखो कन्फर्मेशन का मतलब क्या, आप लेफ्ट वाले पार्ट को कांस्टेंट रख के राइट वाले पार्ट को रोटेट कर रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे कुछ फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कपलिंग कराओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास ट्रांस एल्कीन बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मानो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, आपने रिएक्शन करवाया सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको समझ आ रहा है, आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, अप्रोच क्या है, आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करना है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करूंगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, आपका यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, क्या होगा, उनको लग रहा होगा ये तो हमने अभी किया है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा। ध्यान से देखना, इसी कंपाउंड को आप ऐसे रीड्रॉ कर लो कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। उन्हें लग रहा होगा ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, इनके बीच में कपलिंग करा दो। तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये ना माइनर प्रोडक्ट होगा यार, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो मैं समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, आप भी सोच सकते हो। अगर
थोड़ा सा आपको इसका आइडिया है, अभी अगर नहीं सोच पा रहे हो विद टाइम सीख लोगे, विद प्रैक्टिस सीख लोगे। तो देखो लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या है ये, देखो ये आपके पास यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन हुआ। आप एक काम करो यार, सिंपल सा एक काम करो, कोई भी एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखना। ऐसा करने से मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब देखो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, इंटरेस्टिंग काम होगा कि ये दोनों रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेंगे, ये दोनों रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेंगे। और ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपके पास बेंजीन हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये आपके पास स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक नेचर ऑफ द बेंजीन रिंग। बताओ समझ आ रहा है? कुछ कुछ बेसिक आइडिया लग रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा अप्रोच डेवलप हो रहा है ना? और धीमे धीमे आपको समझ आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, राइट? ठीक है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि मानो आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ सबस्ट्रेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? ठीक है, मानो यहाँ पे आपके पास हैलोजन है, यहाँ पे आपके पास हैलोजन है। आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है? आपसे पूछा है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको समझ आ रहा है वुड्स रिएक्शन का थीम में क्या करेंगे। सबसे पहले हम रेडिकल का जनरेशन करेंगे। क्या मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लूँ? आप लोग नाराज तो नहीं हो जाओगे ना? थोड़ा आलसी इंसान हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे आपके पास क्या होगा बताओ? फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन कर लेता हूँ, ठीक है? और आपका यहाँ पे जो भी लिविंग ग्रुप है बाहर हो जाएगा, राइट? और उसके बाद क्या होगा देखो, ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखना। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रेडिकल कपलिंग हो जाएगा। जब यहाँ पे आपके पास रेडिकल कपलिंग होगा तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना। जो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, वो आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, इसका नाम होता है क्यूबेन। ठीक है, समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो मानो यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट में यहाँ पे एल्कीन अवेलेबल है, राइट? लेकिन देखो एल्कीन में तो आपका वुड्स रिएक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे हेलाइड होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैलोजन अटैच है, ठीक है? अब अगर आप इसका रिएक्शन करवाओगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा? कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट जो आप अप्लाई करे वही होगा। क्या सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपका रेडिकल का जनरेशन होगा। तो आप यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन कर लोगे, ठीक है? बात समझ आ रही है? और जो भी आपका लिविंग ग्रुप है बाहर हो जाएगा। अब ये जो आपका रेडिकल का जनरेशन हुआ है, इसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से दिखाऊं, अब ये जो आपके पास रेडिकल का जनरेशन हुआ है इसे अगर मैं चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं। क्या देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे आपके पास रेडिकल का जनरेशन हुआ है। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रेडिकल कपलिंग हो जाएगा, है ना? तो आपके पास यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। समझ आ रहा है? तो वुड्स रिएक्शन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी सिंथेसिस कर सकते हो, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं छोटे छोटे, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मानो आपके पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है। क्या है? मानो आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपसे पूछा है बताओ रिएक्शन का यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप कैसे बताओगे? तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या, आपको यहाँ पे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है आपके पास यहाँ पे एक हैलाइड है और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका मतलब यहाँ पे आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे आपसे वुड्स रिएक्शन पूछा गया, सवाल है यहाँ पे आप वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। दो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेडिकल का जनरेशन, और यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, रेडिकल कपलिंग। अब देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे ठीक है भाई, ये आपके रेडिकल का जनरेशन हो गया, यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, राइट?
अब देखो यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा सोचे, एक काम करते हैं यहाँ पे ना हम इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग करा देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, करा के देख लो। तो अगर आप ऐसा कराओगे तो आप क्या देखोगे, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया कैसा है, ध्यान से देखो, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, इसमें लूपी रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है हकल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। इसका मतलब क्या, ये आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम आपके पास कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है, केवल नेगेटिव टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अनस्टेबल है, और क्योंकि ये अनस्टेबल है ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, फिर मजबूरी में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग कैसे होगा, ध्यान से देखना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इनके बीच में कपलिंग हो जाएगी और इनके बीच में कपलिंग हो जाएगी, बस। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास, समझ आ रहा है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब ये बन गया नॉन एरोमेटिक, क्या बन गया ये आपके पास अब की बार नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, अगेन ये जीओसी में पढ़ा रखा है इन द टॉपिक ऑफ एरोमेटिसिटी। मैंने हालांकि यहाँ पे लॉजिक समझा दिया है, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है फॉलो करने में, उस लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है, ओके ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जहाँ पे जिस लेक्चर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो, मैं एक बार आपको टॉपिक या लेक्चर रेफर कर दूँ, ठीक है, ताकि आप उसे वहां से जाके फॉलो कर पाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे दे दूं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ रही होगी। देखिए अगर हम आगे की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। जैसे कि मानिए यहाँ पे आपके पास एक 3 डिग्री हेलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक 3 डिग्री हेलाइड है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन आप करवाते हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन का यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपके पास है, आपको यहाँ पे रिएक्शन के थीम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपसे कौन सा रिएक्शन पूछा गया है, राइट। तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, साथ में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका पर्टिकुलर थीम है ये आपका वुड्स रिएक्शन का थीम है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये आपका वुड्स रिएक्शन का थीम है, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि आप यहाँ पे वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, राइट। तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें आपको पता है 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन। आप यहाँ पे क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल का जनरेशन करोगे, और यहाँ से जो आपका हैलोजन है वो आपका लीविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। और सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल कपलिंग। तो आपको क्या लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये तो, कि हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, रेडिकल कपलिंग कर देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग। ऐसा लग रहा होगा आपको, राइट। लगना सही बात भी है। और आपको लग रहा होगा अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रेडिकल कपलिंग हो जाएगा। और रेडिकल कपलिंग होने के बाद यहाँ पे जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा होगा वो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, राइट। लेकिन देखो ऐसा आपके पास हो नहीं पाएगा, ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रीजन क्या है समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि देखो जब यहाँ पे रेडिकल कपलिंग हो रहा होगा, जब आप यहाँ पे रेडिकल कपलिंग कराने की कोशिश करोगे, ये जो यहाँ पे सराउंडिंग ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे इस रेडिकल कपलिंग को होने नहीं देंगे, क्योंकि जब ये दोनों रेडिकल आपस में कपल अप करने जा रहा होगा, ये जो आपका ग्रुप्स है इनके बीच में रिपल्शन काम करेगा, जिस वजह से ये यहाँ पे रेडिकल कपलिंग होने नहीं देंगे।
जिस वजह से ये जो आपका प्रोडक्ट है इसका बनने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगा, जिस वजह से ये आपका रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अब सवाल है यहाँ पे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या होगा ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, क्या देखने को मिलता है हम लोग को, ध्यान से देखो कि ये आपका रेडिकल है जो कि आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ था। अब ना आप इसी रेडिकल के 2 यूनिट को यहाँ पे ले लो और बहुत ही ध्यान से देखना मैं कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी रेडिकल के 2 यूनिट को आपस में ले लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, इसे मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ CH2 और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टेप होगा क्या, कि ये जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसका यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। एक देखो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा क्या, इसका नाम क्या होता है बताओ, इसका नाम आपके पास क्या होता है, ये जो मैंने कंपाउंड यहाँ पे बनाया है इसका नाम आपके पास क्या होता है, इसका नाम आपके पास होता है क्या, क्या इसका नाम आइसोब्यूटेन होता है, सोचना एक बार, या इसका नाम कुछ और होता है, ठीक है। तो आपको पता है इसका नाम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। तो आपका पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आइसोब्यूटेन बनेगा और आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास एल्कीन बनेगा, समझ आ रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास एल्कीन बनेगा, ठीक है, राइट। तो ये बात आपको समझ आ रहा है। अच्छा, किसी को यहाँ पे इस एल्कीन का कॉमन नेम पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या इस एल्कीन को यहाँ पे हम आइसोब्यूटिलीन कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम की कहानी याद रखनी पड़ती है, धीमे धीमे याद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, कि जो आपका 3 डिग्री हेलाइड है वो आपका वुड्स रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका 3 डिग्री हेलाइड वुड्स रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका पहला वाला रेडिकल था इसने क्या किया, इसने यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन किया। और क्या आपको पता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब पहला वाला जो आपका रेडिकल है क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया जी। और दूसरे वाले रेडिकल ने क्या किया, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। क्या आपको पता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब आपके एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास डिसप्रपोर्शियोनेशन हो रहा है। ये आप पढ़ोगे, अभी नहीं पता, ये रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए समझ लो, जब आपका एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, तो हम बोलते हैं सब्सटेंस आपका डिसप्रपोर्शियोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शियोनेशन हो रहा है ना, डिसप्रपोर्शियोनेशन। तो यहाँ पे आपके पास डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो हो रहा है, समझ आ रहा है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका 3 डिग्री हेलाइड है वो आपका वुड्स रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। क्या होता है कि इस पर्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में जो आपका 3 डिग्री हेलाइड है वो आपका डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करता है। तो 3 डिग्री हेलाइड क्या कर जाते हैं, ये आपके डिसप्रपोर्शियोनेट कर जाते हैं, समझ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अब तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा वुड्स रिएक्शन के बारे में, राइट। अब तक यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा वुड्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है जी, राइट। जैसे इसमें एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। जैसे कि मानो आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है,
यहाँ पे आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, आपने यहाँ पे यूज किया है सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको थीम को पहचानना पड़ेगा। आपको दिखना चाहिए कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपके पास एक हैलाइड है, साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वुड्स रिएक्शन का थीम है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका वुड्स रिएक्शन का थीम है, आपको ये बात समझ आना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में आपके पास क्या होता है। वुड्स रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेशन। आप यहाँ पे क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल का जनरेशन करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्या कि जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग होता है वो आपका हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होता है, ठीक है। जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग होता है वो कैसा होता है, वो आपका हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। समझ आ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज होगा कि ये जो आपका 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। तो ऐसा होने से यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, बहुत ध्यान से देखना क्या होगा। राइट। यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला जो ब्रांच आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो। जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, तब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर आ गए, ठीक है जी। और यहाँ पे कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास ब्रांच आ जाएगा, कितने कार्बन का, आपको दिख रहा है 2 कार्बन का ब्रांच आएगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। और देखो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आया और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब ये जो 2 आपको रेडिकल दिख रहे हैं, क्या होगा आपको समझ आ रहा होगा, इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडिकल कपलिंग हो जाएगी। और फाइनली ऐसा करने से यहाँ पे आपका जो करस्पॉन्डिंग फाइनल रेडिकल बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास आपके फाइनल रेडिकल का जनरेशन हो गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, रेडिकल जनरेशन, वो हमने कंप्लीट किया। दूसरा स्टेप होता है रेडिकल कपलिंग। अब देखो रेडिकल कपलिंग में हो सकता है, ऐसा सोचो, क्या सोचो कि रेडिकल कपलिंग में हो सकता है, आप ऐसा सोचो, क्या सोचो कि आप यहाँ पे सोचो जी, एक काम करो, क्या करो यहाँ पे कि इनके बीच में रेडिकल कपलिंग करा लो। राइट, सोच सकते हो ऐसा। और ऐसा करने से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है जी, कर सकते हैं, ऐसा कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे इससे कोई बेटर प्रोडक्ट बनाने का पॉसिबिलिटी है, मैं बोलूँगा हाँ। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है डिसप्रपोर्शनेशन का, मुझे लगता है उस कॉन्सेप्ट से हमें हेल्प मिल सकता है। राइट, कैसे बताओ। देखो ये आपके पास रेडिकल बना, ठीक है, तो ये आपके पास रेडिकल बना, हम इसी के जैसा एक और रेडिकल ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसी के जैसा एक और रेडिकल ले लेंगे और क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना, हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन भी होगा, उस बॉन्ड के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा फाइनली, राइट, ऐसा करने से यहाँ पे फाइनली क्या होगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल बेंजीन में। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन का ब्रांच है एंड आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या कह सकते हो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये आपका दूसरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, जो कि यहाँ पे आपके पास नाम क्या होता है, इसका नाम आपके पास होता है स्टायरीन। समझ आ रहा है? तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है, आपका यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे अप्रोच डेवलप हो चुका होगा रिगार्डिंग द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ रही है, राइट? तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे ये जो आपका प्रोडक्ट होगा ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है मिक्स वुड्स रिएक्शन का। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, किसका? मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन का। अब ये मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक बात अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मानो यहाँ पे आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका आप रिएक्शन करवाओगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मैं यहाँ पे आपसे पूछूं मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? कि देखो आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास हैलाइड है जिसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका मतलब ये जो आपका थीम है ये थीम आपके पास वुड्स रिएक्शन का है। एक बार आपने थीम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पता है वुड्स रिएक्शन में आपको दो काम करना होता है। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन करना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे रेडिकल कपलिंग कराओगे। तो आप यहाँ पे रेडिकल कपलिंग कराओगे, और ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास आपका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, जितने कार्बन का आपके पास हैलाइड होता है और प्रोडक्ट में जो आपको एल्केन मिलता है उसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपके पास वुड्स रिएक्शन में जनरली यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इसका मतलब क्या ये बात हो गई कि हमारे पास हमेशा वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमेशा वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वुड्स रिएक्शन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन का भी प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। कैसे हो सकता है? वही आपका थीम होगा मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन का। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड के जगह दो अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड लो, क्या मतलब हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, और अब मैंने इनका यहाँ पे वुड्स रिएक्शन परफॉर्म किया। मतलब क्या? यहाँ पे रिएक्शन करवाया सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो यहाँ पे क्योंकि आपके पास अभी भी थीम क्या है, हैलाइड है, उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका मतलब अभी भी आपके पास थीम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन का है। एक बार आपने देख लिया यहाँ पे आपके पास थीम वुड्स रिएक्शन का है, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए क्या कि वुड्स रिएक्शन में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का जनरेशन करना होता है, सेकंड स्टेप में रेडिकल कपलिंग कराना होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपके पास दो टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा। एक आपका यहाँ पे बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल, एक आपका यहाँ पे बनेगा इथाइल फ्री रेडिकल। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है रेडिकल कपलिंग की। कौन सी? यहाँ पे आपके पास पहला पॉसिबिलिटी है रेडिकल कपलिंग का कि आपका मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल से कपल कर ले, और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे आपका इथेन बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है आपका इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल से कपलिंग कर ले, और इस केस में जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे आपका ब्यूटेन बनेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपका मिथाइल रेडिकल आपके इथाइल रेडिकल से कपल अप कर ले, और इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोपेन बनेगा। तो आपको दिख रहा है आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई मिलने में। समझ आ रहा है?
इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको कि आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अगर आपको एल्केन चाहिए तो आपको मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में जाना होगा। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हमने बोला था कि जब यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जब यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे क्या आता है बताओ, पुअर यील्ड आता है। सवाल है इस केस में आपके पास पुअर यील्ड क्यों आएगा, इस केस में आपके पास पुअर यील्ड क्यों आएगा? इसका रीजन है, देखो आपको दिख रहा होगा कि जब हमने यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन के हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ गए। सोचो ना, हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट इस केस में था वो क्या था, वो हमारा प्रोपेन था, लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पे इथेन भी मिल गया, हमें यहाँ पे ब्यूटेन भी मिल गया। तो प्रॉब्लम क्या होता है आपके पास मिक्स वुड्स रिएक्शन में कि यहाँ पे ना आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, और जब यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड तो क्या होगा, जब यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास यहाँ पे पुअर यील्ड आ जाएगा रिएक्शन का। समझ आ रहा है? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेकिन आप कुछ भी कर लो, देखो आप यहाँ पे सभी टाइप के एल्केन का जनरेशन कर लोगे यूजिंग वुड्स रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे तो वुड्स रिएक्शन से क्या आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, देख लिया हमने। क्या आप यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर पाओगे? भले इसमें आपका रिएक्शन का यील्ड थोड़ा कम होगा, काफी पुअर होगा, लेकिन प्रिपेयर तो हो ही जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के हाइड्रोकार्बन में बस आपके पास मिथेन प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वुड्स रिएक्शन से मिथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि आपके पास वुड्स रिएक्शन से काफी सिमिलर होते हैं। उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल में आता भी नहीं, आपको उनका बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सम रिएक्शंस सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, सम रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि आपके पास वुड्स रिएक्शन से सिमिलर है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, कहानी वही सेम है वुड्स रिएक्शन वाली, कहानी वही सेम है वुड्स रिएक्शन वाली कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और यहाँ पे आप इसका किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे और प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलेगा जिसमें आपके पास सबस्ट्रेट में जितने कार्बन है उसके डबल कार्बन होंगे। बस फर्क पता है क्या है इसमें, इसमें यहाँ पे आपका मेटल चेंज हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम का इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे जिंक का, बस इतना सा फर्क है। क्योंकि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट आएगा ZnBr2, बात खत्म, बाकी सब सेम। ऐसे एक यहाँ पे आपके पास होता है फिटिक रिएक्शन, इसको लेके आपको परेशान नहीं होना, बस सुन लो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको ऐसे याद करने की कोशिश मत करना, बस सुन लो काम हो जाएगा। अब देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में आपका वुड्स रिएक्शन से काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस फर्क क्या है ना कि वुड्स रिएक्शन में हमारा जो हैलाइड होता है वो जनरली हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, लेकिन फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा हैलाइड होगा जनरली हमारा अराइल हैलाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हैलोजन होगा वो आपका एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मानो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, बाकी देखो यहाँ पे आपका रिएजेंट सेम होगा, रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट एकदम सेम बनेगा। कि अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो आपके पास यहाँ पे डाइमिथाइल बन जाता, अगर यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बाइफिनाइल सिस्टम बन जाएगा।
एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको बस एनालॉजी पहचाननी है, बात खत्म। ये बात आपको समझ आ गई। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक आपके पास होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब आपको पता है वुड्स रिएक्शन में किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्काइल हैलाइड का। फिटिक रिएक्शन किसका इस्तेमाल करते हैं, अराइल हैलाइड का। जब दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर ले उसे बोल देंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। मानो एक यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड हो गया, एक यहाँ पे आपके पास अराइल हैलाइड हो गया, इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन अकर करेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। आपके पास यहाँ पे इथेन भी बनेगा, आपके पास यहाँ पे बायोफिनाइल सिस्टम भी बनेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा जो कि आपका थीम होगा वुड्स फिटिक रिएक्शन का, वो क्या होगा कि जब आपका मिथाइल रेडिकल, जब आपका फिनाइल रेडिकल आपस में कपलिंग करके टॉलुइन का सिंथेसिस कर ले। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसलिए अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यील्ड होगा काफी कम होगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही देखो एक यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बताओ, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उल्मन रिएक्शन। अब उल्मन रिएक्शन क्या होगा, काफी हद तक आपका उल्मन रिएक्शन और आपका फिटिक रिएक्शन एक ही कहानी है। देखो फर्क क्या है ना, उल्मन रिएक्शन एक तरह से आपका नेम रिएक्शन है, ये आपका केवल आइडो बेंजीन के साथ अकर करेगा। उल्मन रिएक्शन केवल आपका आइडो बेंजीन के साथ अकर करता है। अगर आप आइडो बेंजीन को कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या आता है, बायोफिनाइल सिस्टम आता है, साथ में आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कॉपर आयोडाइड। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, राइट? अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अदर प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, राइट? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेकेंड थीम के बारे में, जिससे आप यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कर सकते हो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और वो थीम कौन सा होता है, वो आपके पास होता है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना? तो एक काम करो, यहाँ पे आप हेडिंग डालो, राइट? तो एक बार मैं देख लेता हूँ पहले मैंने हेडिंग कैसे डाला था, मैं फॉर्मेट भूल गया हूँ। तो कैसे डाला था मैंने, कहाँ गया है ना? अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने तो आपको यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म बताया ही नहीं, राइट? तो एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैं बताने ही भूल गया था, हाँ सॉरी। तो देखो हमें ये समझ आ रहा है कि जो आपके पास वुड्स रिएक्शन होता है उसमें आपके पास दो टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। एक आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, एक आपका यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो आपका वुड्स रिएक्शन है उसका यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके वुड्स रिएक्शन का आयनिक मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा आपके पास। ठीक है, हाँ तो चलो हेडिंग डालो, यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूँ तो आयनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग है, भी ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, हमारे पास थीम क्या होता है, हमारे पास हैलाइड होता है, साथ में हमारे पास सोडियम होता है ना? जिससे हम रिएक्शन कराते हैं, और ये जो हम रिएक्शन कराते हैं ये हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करेगा, जो आपका सोडियम होगा वो आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, यहाँ से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपको याद है यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, राइट? और आपको पता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है, कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो आपका
हैलोजन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि आपका हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीज कर जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज कर जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये जो आपका कार्बन है दैट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है काफ़ी हद तक ये आपका न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो कर सकता है। बाकी आपको पता है क्या होगा, जो आपका रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे ये हैलोजन देखेगा कार्बन को बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर जाएगा, क्योंकि आपका हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हैलोजन लीविंग ग्रुप बन के लीव कर जाएगा। आप बोलोगे ये तो वही चीज हो गई जो हमने पहले किया था, हाँ, लेकिन देखो अभी तो यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ध्यान से देखो कि अब क्या होगा। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्टेप हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो आपका रेडिकल है ना, क्या होता है इसके साथ, देखो ये जो आपका रेडिकल है इसके साथ क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक और सोडियम आता है, वो वापस से अपना आयनाइजेशन शो करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और वापस वो अपना क्या करता है, करस्पॉन्डिंग आयन फॉर्म करता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन दोबारा लूज किया, इसका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी जाता है इस रेडिकल के ऊपर जाके अटैक करता है। अब सवाल है ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल के पास क्यों गया, क्योंकि रेडिकल तो न्यूट्रल है। देखो भले ही आपका रेडिकल न्यूट्रल है, लेकिन आपका रेडिकल आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ना, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। भले ही आपका रेडिकल न्यूट्रल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है, क्योंकि इसका भी अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जैसे इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि इसे बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये यहाँ पे आपके पास एक और हैलाइड यूनिट को ढूंढेगा। तो ये कार्बन आयन यहाँ पे एक और हैलाइड यूनिट को ढूंढेगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो इसे मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज में, समझ नहीं आएगा। तो ये जो आपका कार्बन आयन फॉर्म हुआ क्या करेगा, ये आपका एक और यहाँ पे हैलाइड के यूनिट को ढूंढेगा। और आपको पता है कि हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एल्केन का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, आपका आयनिक मैकेनिज्म है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप सोचोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ, लेकिन ये जो आपने फ्री रेडिकल का जनरेशन किया ये आपका कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ। और एक बार ये आपका कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ, जो आपका कार्बन आयन है उसने बिहेव किया है न्यूक्लियोफाइल, और उसने यहाँ पे क्या शो किया, उसने यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो किया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे अबाउट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में, राइट, जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, राइट। कि आपके पास एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके पास एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या मतलब हुआ मेरा, कि मानो यहाँ पे आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे इन जनरल कोई भी एल्काइल हैलाइड RX है, ये आपके पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। अब आपको इसका रिडक्शन करना है, तो आपके पास इसके रिडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं बताओ, कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो इसका, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो जिंक का, ठीक है, कलर यहाँ पे येलो कर लेते हैं, हाँ। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो जिंक का इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो आयरन का इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। थर्ड वे क्या है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो टिन का इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फोर्थ वे क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करोगे बताओ, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो सोडियम अमलगम का, साथ में आप यहाँ पे अल्कोहल का
प्रेजेंस रख लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो बताओ, या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के कॉन्सेप्ट का, जहाँ पे आप निकल पैलेडियम प्लैटिनम में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लो और साथ में हाइड्रोजन का प्रेजेंस रखो, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप इस्तेमाल कर लो रेने निकल का, या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो कोई हाइड्राइड डोनेटिंग रिएजेंट का, राइट। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, जैसे कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, या फिर आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, राइट। ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको और क्या दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये भी दिख सकता है कि अगर आपने इस्तेमाल कर लिया जिंक कॉपर का इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ तरीके हैं। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, आप एक काम करो, इसका आप रिएक्शन करवाओ जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ये आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। मैंने यहाँ पे सेकंड में क्या बोला बताओ, सेकंड में मैंने आपको ऐसा बताया कि ये जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसका आप यहाँ पे रिएक्शन कराओ आयरन से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये क्या करेगा, ये आपका अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। थर्ड वे आपके पास क्या है बताओ, कि ये जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है इसका आप रिएक्शन कराओ किससे, इसका आप रिएक्शन कराओ SN ओवर HCl से। ये आपका अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। फोर्थ वे आपके पास क्या है, ये जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है इसका आप रिएक्शन कराओ किससे, इसका रिएक्शन कराओ सोडियम अमलगम साथ में अल्कोहल से, तो भी ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फिफ्थ वे क्या है, कि आप क्या करो, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसका आप रिएक्शन करवाओ जिंक कॉपर साथ में अल्कोहल से, तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, राइट। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे मैंने जितने भी रिएजेंट आपके पास राइट हैंड साइड पे लिखा है, मैंने उन्हीं रिएजेंट को राइट हैंड साइड पे क्यों लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है कि राइट हैंड साइड पे मैंने आपके सामने जितने भी रिएजेंट लिखे हैं, चाहे वो जिंक ओवर HCl हो, चाहे वो Fe ओवर HCl हो, चाहे वो SN ओवर HCl हो, चाहे वो सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हो, चाहे वो जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हो, ये जितने भी आपके पास रिएजेंट है ये सब के सब आपके पास क्या करते हैं, सब के सब आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन का जनरेशन करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है। सब के सब आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन का जनरेशन करते हैं, जिस वजह से आपका ये रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो पाता है, राइट। अब देखो इसके अलावा आपके पास और क्या तरीके हैं, इसके अलावा आपके पास और भी तरीके हैं क्या, कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करो किसका, आप यहाँ पे इस्तेमाल करो निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का, तो भी ये काम हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल करो रेनी निकल का, तो भी ये काम हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का, दोनों ही केस में ये काम आपके पास हो जाएगा, लेकिन बेटर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करना। इन सभी केस में आपके पास क्या होगा, सभी केस में आपके पास यहाँ पे एल्केन का सिंथेसिस हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो ये जो आपका निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका कैसे काम करता है, या फिर ये जो आपका रेन निकल है कैसे काम करता है, इनका सरफेस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करता है, ये आपका हाइड्राइड डोनर का काम करता है, ये आपका हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आपको इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है। ये जितने भी हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं इन सबको हम पढ़ेंगे। एक बार हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का कोर्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोर्स खत्म कर लेते हैं, राइट। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम उसके बाद ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर कोर्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो आपको इसको लेके परेशान नहीं होना, आपको बस इसको देख लेना, इसको बस समझ लेना है, बात खत्म। ये डिटेल में कैसे होता है सीख लेंगे विद टाइम, बड़ी बात नहीं है। तो हालांकि मैंने फिर भी आपको एक बेसिक लेवल पे आइडिया दे दिया यार, है ना, क्या दे दिया आइडिया,
कि यहाँ पे आपको जितने भी ये रिएजेंट दिख रहे हैं, कौन से बताओ। आपको यहाँ पे दिख रहा है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये आपको जितने भी यहाँ पे सेट ऑफ रिएजेंट दिख रहे हैं, सबका काम क्या होता है, ये आपका जनरेशन करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन का। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और आपको दिख रहा है रेनी निकल, ये आपका सरफेस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसको तो आप हाइड्रोकार्बन्स के कोर्स में देख लोगे आगे जाके थोड़ा डिटेल में। और ये जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, क्या करेगा, ये आपका हाइड्राइड डोनर का काम करेगा। मतलब अगर आप चाहो तो लास्ट वाले देखो, अभी देख सकते हो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये आपका हाइड्राइड डोनर का काम करता है। कैसे, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके पास। अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आगे जाके इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट के कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये काम करता है हाइड्राइड डोनर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मानो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है। अब आपको पता है जो आपका हैलोजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, हैलोजन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो आपको कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है रिएक्शन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट विल बिहेव एज एन न्यूक्लियोफाइल। ये बात गलत है। मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन मैकेनिज्म के कोर्स में भी कि यहाँ पे जो आपको एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखता है, ये आपका फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। ये आपका फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि ऐसा नहीं है ये जो आपका एल्यूमिनियम है ये आपका न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मौका देख के क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। समझ आ रहा है, ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये मौका देख के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, और ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। समझ आ रहा है, तो ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन को बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मौका का फायदा उठा के लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। और ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास मीथेन बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। और अगर आपको ये देखना है सरफेस मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, देखो होता क्या है, मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कैटलिस्ट का सरफेस होता है। अब ये जो आपके पास कैटलिस्ट का सरफेस होता है इसके ऊपर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब यहाँ पे आपका जो आपका रिएक्टेंट होता है, जो आपका सबस्ट्रेट होता है, जब वो यहाँ पे आएगा रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो हमारे केस में हमारा सबस्ट्रेट क्या है, हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे मिथाइल हेलाइड है। तो क्या होगा जब ये आएगा रिएक्शन के लिए, क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हो आपके पास एक तरह से बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अगेन प्रोडक्ट में मीथेन मिलेगा आपको, साथ में आपका HX यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को आप डिटेल में देखोगे, अभी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, या आपको रिएक्शंस का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी आप एल्केन बना सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम
एल्काइल हैलाइड। समझ आ रहा है? ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सोचो रेनी निकल क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं रेनी निकल क्या होता है कि जब आप यहाँ पे निकल एल्यूमिनियम एलॉय को डाइजेस्ट करते हो NaOH में, उसे आप रेनी निकल कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो उसको भी, हालांकि सब देखेंगे डिटेल में अच्छे से रिएजेंट केमिस्ट्री के कोर्स में। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया ले लो। तो आपके पास रे निकल क्या होता है, जो आपके पास रेनी निकल होता है वो आपके पास क्या होता है कि जब यहाँ पे आपके पास निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है और जब आप इसे डाइजेस्ट करते हो किस में, NaOH में, जब आपके पास निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है डाइजेस्टेड इन NaOH, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसे आप रेनी निकल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम है, साथ में आपके पास NaOH है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, राइट। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ इनके रिएक्शन से, इसको यहाँ पे निकल एडजॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे NiH का फॉर्मेशन होगा। और ये जो आपका होता है एक्चुअली इसे कहते हैं हम रेनी निकल। समझ आ रहा है? ठीक है, और होता क्या है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नॉर्मल अगर आप क्या करोगे बताओ, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे निकल लोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप यहाँ पे रेनी निकल लोगे, रेनी निकल एग्जाम में शो करने का दो तरीका होता है। रेनी निकल को एग्जाम में शो करने का दो तरीका होता है, या तो वो सिंपली एरो के ऊपर आपको रेनी निकल लिख के दे देंगे, या फिर वो क्या करेंगे आपको ऐसे निकल और हाइड्रोजन लिख के देंगे। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आपको ऐसे निकल ओवर हाइड्रोजन लिखा हुआ मिले तो ये आपका नॉर्मल केस है यार, ये आपका नॉर्मल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले इसका मतलब ये आपका रेनी निकल है। अब इस केस में क्या होता है, रेनी निकल के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है जो कि आपका निकल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, जिस वजह से यहाँ पे और ज्यादा अच्छा रिएक्शन और ज्यादा अग्रेसिव रिएक्शन होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अभी जाके हमने एक बेसिक लेवल पे बात की प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स आपका प्रॉपर टाइम पे खत्म हो जाए तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जब यहाँ पे ज़्यादा लोगों के देखने वाले तब मुझे लेक्चर बनाने का मन करेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, वरना मुझे मन नहीं करेगा लेक्चर बनाने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।